गर्मी में पहाड़ और झरनों के बीच गरीब बहू का जुगाड़ू ठंडा ससुराल। अच्छा हुआ बहू जो तुम लोग हमें यहाँ इन पहाड़ों के बीच झरने के पास ले आई, वरना उस घर में गांव वालों के ताने और उस मनहूस दिन का ख्याल मेरी जान ले लेता। सुशीला दो पहाड़ों के बीच बहने वाले झरने के पास चारपाई पर बैठकर खाना खा रही थी। उसके साथ उसके पति रामलाल और दोनों बेटे भी चारपाई पर बैठे थे। सुशीला का पहाड़ की गुफा में बहुत ही सुंदर घर था। सुशीला की दोनों बहू पायल और जिया केले के पत्ते और लकड़ी के बने रसोई में खाना बना रही थी। रसोई के पास ही उन्होंने सब्जियां उगाई थी। एक तरफ जहां बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी, वहीं पहाड़ और झरने के बीच बना इन दोनों बहुओं का ससुराल बहुत ठंडा था। अरे माँ जी, छोड़िए ना उन गाँव वालों की बातें। देखिए हमारा ये नया ठंडा ससुराल कितना खूबसूरत है। आखिर सुशीला और उसके परिवार वाले पहाड़ों और झरने के पास क्यों रह रहे थे, और सुशीला गांव वालों की किन तानों की बात कर रही थी, और उस मनहूस दिन को क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। अरे हलवाई काका, जरा जल्दी हाथ चलाओ, बारात निकलने का समय हो रहा है। सुशीला का परिवार गांव के संपन्न परिवारों में गिना जाता था। उनके घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। घर में औरतें ढोलक बजाकर मंगल गीत गा रही थी, क्योंकि आज विक्रम की शादी है। पूरा घर मेहमानों से भरा है। आदित्य हलवाइयों को जल्दी काम करने के लिए कह रहा था, वहीं सुशीला मेहमानों का स्वागत कर रही थी। घर में एक खुशियों का माहौल था। बेटा विक्रम कहाँ है? उसे कहो जल्दी से शेरवानी पहन ले, लड़की वालों का फोन आया था, वो लोग सब तैयारी करके बैठे हैं। तभी पायल दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है और वो बुरी तरह घबराई हुई है। माँ जी एक अनर्थ हो गया है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों घबरा रही है? और ये मीना कहाँ है? उसे बुलाकर ला, बारात निकलने का समय हो रहा है। माँ जी, मैं मीना को ही ढूंढ रही थी। वो अपने कमरे में नहीं है। उसका सारा सामान, उसके कपड़े गहने सब गायब है, और उसने एक चिट्ठी छोड़ी है। वो भाग गई है माँ जी। क्या बक रही है तू पायल? मेरी मीना मेरे छोटे बेटे की शादी के दिन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीना के भागने की बात सुनकर सुशीला के हाथों से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर जाती है। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। वहीं रेलवे स्टेशन पर मीना सुंदर से लहंगे में एक बड़े से बैग के साथ स्टेशन के कोने में खड़ी है। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ है। वो बार बार घबराकर इधर उधर देख रही थी। तभी एक लड़का वहां आता है। मीना, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पर ये होलिया? क्या मैं पूरे गांव को अपना चेहरा दिखा कर आती कि मैं अपने भाई की शादी वाले दिन घर से भाग रही हूँ? अब जल्दी से यहाँ से चलो, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। मीना और अर्जुन वहां से जल्दी से एक ट्रेन में चढ़कर भाग जाते हैं। शादी वाले घर की सारी खुशियां मातम में बदल चुकी थी। मेहमान आपस में कानाफूसी कर रहे थे। सुशीला फिर भी विक्रम की बारात लेकर जाती है, पर विक्रम की बारात से पहले मीना के भागने की खबर उन लोगों तक पहुंच गई थी। लड़की वालों का पारा 7वें आसमान पर था। वो रिश्ता तोड़ रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। रामलाल, तुम्हारी अपनी बेटी अपने भाई की शादी के लिए किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई। समधी जी, मेरी बात सुनिए। इसमें मेरे बेटे विक्रम की क्या गलती है? आप मेरी इज्जत मत उछालिए। बड़े समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी बेटी ने जो किया उसकी सजा मेरे बेटे को मत दीजिए। अरे तुम्हारी इज्जत तो तुम्हारी बेटी पूरे गांव में नीलाम कर चुकी है। मुझे अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करनी जिनकी बेटी भाग गई। चलो सब यहाँ से। लड़की वाले और सारे मेहमान मुंह फेर कर जाने लगते हैं। गांव वाले रामलाल को ताना मारने लगते हैं। अरे भैया, कैसी परवरिश दिया रामलाल ने अपनी बेटी को? बड़े समाज में अपने पिता की नाक कटवाकर प्रेमी के साथ भाग गई। मीना की वजह से विक्रम की भी शादी टूट गई। पता नहीं अब इस घर में कौन देगा अपनी बेटी। रामलाल इन आवाजों और गांव वालों के तानों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे अचानक अपने सीने में एक भयानक दर्द महसूस होता है। वो अपनी छाती पकड़ता है और जमीन पर वहीं गिर पड़ता है। आह, 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 आह। रामलाल की आवाज सुनकर सुशीला भागते हुए उसके पास आती है और रामलाल के सर को गोद में लेकर, आदित्य, विक्रम, जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है? पिताजी आंखें खोलिए। पिताजी। विक्रम, हमें पिताजी को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सभी जल्दी से रामलाल को अस्पताल लेकर जाते हैं। रामलाल आईसीयू में थे। मशीनों की बीप बीप की आवाज आ रही है। आईसीयू के बाहर सुशीला, आदित्य, विक्रम और पायल बैठे थे। तभी डॉक्टर बाहर आता ही है। देखिए, पेशेंट को बहुत सीवियर हार्ट अटैक आया है।
उन्हें गहरा सदमा लगा है। हमें तुरंत एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। आप लोग जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। 10 लाख? इतनी बड़ी रकम हम अभी कहां से लाएंगे? जो कुछ पैसे थे वो तो विक्रम की शादी की तैयारियों में खर्च हो गए। सुशीला रोते हुए अपने जेवर निकाल कर देती है। बेटा, ये मेरे जेवर रख ले और पायल के जेवर भी है इसमें। इन्हें बेच दे, किसी भी तरह अपने पिता की जान को बचा ले। नहीं माँ, सिर्फ जेवरों से कुछ नहीं होगा। भैया, हमें अपने खेत और घर बेचना पड़ेगा। पिताजी की जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। आदित्य अपना पुश्तैनी घर और हरे भरे खेत गांव के सेठ को बेचकर 8-10 लाख का इंतजाम करता है, जिसके बाद रामलाल का ऑपरेशन होता है। रामलाल की जान तो बच गई थी, लेकिन अब वो लोग सड़क पर आ गए थे। वो गांव के किनारे एक टूटी फूटी बिना खिड़की वाली टीन की छत की झोपड़ी में रहने लगते हैं। हे भगवान, आपने एक झटके में मेरा सब कुछ छीन लिया। न इज्जत रही, न घर रहा, न खेत। कहाँ मेरा सुंदर सा घर और कहाँ ये टीन की झोपड़ी। अरे खुद को संभालो सुशीला, अगर तुम हार जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? रामलाल अब घर आ चुके थे, लेकिन ऑपरेशन की वजह से वो कमजोर थे और चारपाई पर लेटे रहते थे। अपने हालातों को देखकर सुशीला रो रही थी। तभी रामलाल का पुराना दोस्त बिरजू उनके घर आता है। अरे रामलाल, कैसे हो मेरे भाई? मैंने सुना तुम्हें हार्ट अटैक आया था, तो मैं तुम्हें देखने चला आया। अब क्या बताऊं भाई साहब, इनकी तो जान पर बनाई थी। वो तो वक्त रहते पैसों का इंतजाम हो गया, वरना पता नहीं क्या होता। मेरे घर से तो सारी खुशियां ही छिन गई हैं। मुझे तो बहुत दुख हुआ मीना और विक्रम के बारे में सुनकर। भाई साहब, मीना तो हमारा मुंह काला करके चली गई, लेकिन उसकी वजह से मेरे विक्रम की जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई बाप अपनी बेटी को हमारे घर में शादी करने को तैयार ही नहीं है। बहन जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। मेरी बेटी जिया शादी की उम्र की हो गई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी आपके बेटे विक्रम से हो जाए। बिरजू, ये तो क्या कह रहा है? रामलाल खांसते हुए उठने की कोशिश करते हैं तो बिरजू जाकर जल्दी से उनका हाथ पकड़ लेता है और रामलाल को सुलाते हुए कहता है, अरे रामलाल, सच्चे दोस्त सिर्फ खुशियों में साथ नहीं देते, बुरे वक्त में भी ढाल बनते हैं। मुझे पता है तुम्हारी बेटी की वजह से तुम्हारे बेटे की शादी टूट गई और तुम लोगों पर क्या बीती है। मैं अपनी बेटी जिया का हाथ विक्रम को सौंपना चाहता हूँ। मुझे तुम लोगों से अच्छा परिवार अपनी बेटी के लिए कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे भाई, तुम देख रहे हो हमारे हालात। हमारे पास तो अब रहने को ढंग का घर भी नहीं है। हम समाज में कलंकित माने जाते हैं। जिया जैसी अच्छी लड़की इस गरीबी में कैसे रहेगी? रामलाल, घर ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि अपनों के प्यार और सम्मान से बनता है। मेरी बेटी बहुत ही सीधी और समझदार लड़की है। वो तेरे घर को अच्छे से संभाल लेगी। बिरजू के समझाने पर रामलाल और उसके परिवार वाले विक्रम की शादी जिया से करने के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों में मंदिर में जिया और विक्रम की बड़े ही सादे ढंग से शादी होने वाली थी। गांव में जब विक्रम की शादी की खबर फैलते ही गांव वाले जिया के घर वालों को भी ताना मारना शुरू कर देते हैं। अरे कजरी, पता नहीं क्या सोचकर बिरजू ने अपनी बेटी की शादी उस विक्रम से तय कर दी। जिनके घर की बेटी भाग गई हो उनके घर में कोई अपनी बेटी देता है क्या? पता नहीं कैसे लोग हैं। कहीं उनकी बेटी में कोई कमी तो नहीं? जानकी और कजरी की बातें सुनकर बिरजू को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसकी पत्नी सविता आकर उसे ले जाती है। छोड़िए ना जी इन लोगों को, इन्हें तो बकवास करने की आदत है। इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हमारी बेटी की शादी होने वाली है, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है। सविता बिरजू को समझाकर अपने साथ घर ले आती है। कुछ दिनों में बहुत ही साधारण तरीके से एक छोटे से मंदिर में बिना किसी बैंड बाजे के विक्रम और जिया की शादी हो जाती है। विक्रम की शादी देखकर उसके परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी देवरानी घर आने वाली है। शादी के बाद विक्रम जिया को लेकर अपने घर आता है। सुशीला अपने बेटे और बहू की आरती करती है और जिया का गृह प्रवेश करवाती है। जिया बेटा, कलश गिराकर घर के अंदर आओ। जिया कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। जिया काफी खुश मिजाज लड़की थी। उसके आते ही घर में रौनक आ जाती है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद, बहू तू थक गई होगी ना, एक काम कर, कपड़े बदल कर सो जा, हमें भी बड़ी नींद आ रही है। जिया कपड़े बदल कर आती है और सो जाती है। अगले दिन जिया अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी तैयार हो जाती है।
माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए खाने में क्या बनाना है। बहू, इतनी गर्मी में तुझ में जोश कहाँ से आ रहा है? मेरी तो हालत खराब हो गई है। माँ जी, अपने परिवार के लिए कुछ करने की चाहत हो तो जोश अपने आप आ जाता है। बताइए ना खाने में क्या बनाऊं। बहू, हमारे घर में तो ज्यादा राशन नहीं है। तू पहली रसोई में अलग अलग तरह का खाना कैसे बनाए? जो थोड़ा बहुत राशन है उससे जो समझ आता है तो बना ले। जी, अपनी पहली रसोई में हलवा बनाती है। सभी सुबह का नाश्ता करते हैं और उन्हें हलवा बहुत अच्छा लगता है। जिया, तुमने तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया है। अरे बहुत दिनों से तो मैंने कुछ अच्छा खाया ही नहीं था। हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है, क्या मुझे थोड़ा और मिलेगा? विक्रम के मुंह से तारीफ सुनकर जिया शर्मा जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। जून का महीना लग गया था। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। टीन की छत वाली उनकी झोपड़ी भट्टी की तरह तप रही थी। रामलाल पसीने से भीगे थे और गर्मी की वजह से उनकी सांस फूल रही थी। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है! टीन की छत तो आग की तरह जल रही है और घर में पीने का एक घूंट पानी नहीं है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत गर्मी से और बिगड़ रही है। बहुओं, कुछ करो ना। सुशीला रामलाल की बिगड़ती तबीयत देखकर काफी घबरा गई थी। वो हाथ के पंखे से उन्हें हवा कर रही थी। पायल रसोई से खाली मटके उठाती है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं और जिया गांव के कुएं से पानी लेकर आते हैं। पायल और जिया कड़ी धूप में गांव के कुएं पर पहुंचती हैं। वहां गांव की औरतें पहले से पानी भर रही हैं। पायल जैसे ही अपना मटका कुएं की तरफ बढ़ाती है, एक औरत उसे जोर से धक्का देती है, जिससे पायल का मटका टूटता है और वो फिर नीचे गिरती है। खबरदार, जो हमारे कुएं को हाथ में लगाया तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जिस घर की बेटी मुंह काला करके भाग गई हो, उस कलंकित परिवार का कोई भी इंसान हमारे कुएं से पानी नहीं भरेगा। तुम्हें हमारे गाँव से निकाल दिया गया है, जाओ यहाँ से। काजल की बात सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करती है और विनती करते हुए कहती है, ऐसा मत कहिए, हमारे घर में ससुर जी बीमार हैं, उन्हें पानी की बहुत जरूरत है। मीना दीदी ने जो किया उसकी सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? हम तो बस थोड़ा सा पानी लेने आए हैं। ये आ गई नई नई बोली बहू। अब जिस घर की इज्जत ही पानी में डूब गई हो, उसे पीने का पानी की क्या ही जरूरत? जाओ कहीं दूर किसी गंदे नाले से पानी भर लो, यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है। इतना कहकर कजरी, काजल और बाकी की औरतें हंसने लगती हैं, जबकि पायल के आंसू बहने लगते हैं। पायल को रोता देख जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उन औरतों के मटकों को कुएं में फेंक देती है। बड़ा मजा आ रहा था ना हमारी बेइज्जती करने में, अब जाओ कुएं में कूदकर अपने मटके निकाल लो। जिया की इस हरकत से कजरी और काजल को बहुत गुस्सा आता है। वो जिया को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन अच्छा, तुम लोग मुझे मारोगी? मारो मारो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो सरपंच तुम्हें भी गांव से निकाल देंगे। जिया की बात सही थी। गांव से जिन्हें एक बार निकाल दिया जाता है, उनके परिवार के लोगों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। इसलिए कजरी और काजल चाहकर भी जिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और बस दांत पीसती रह जाती हैं। कजरी और काजल को देखकर पायल को भी हंसी आ जाती है और फिर पायल और जिया दोनों बिना पानी लिए उदास होकर घर आती हैं। अरे बहू, तुम लोग तो पानी लेने के लिए गई थी, क्या हुआ पानी लेकर नहीं आई? ये मटका खाली क्यों है? माँ जी, गांव की औरतों ने हमें कुएं से पानी लेने ही नहीं दिया। तो क्या जरूरत थी बहू गांव के कुएं से पानी लाने की? दूसरे गांव चली जाती ना। जाओ, जाकर दूसरे गांव से पानी लेकर आओ। ठीक है माँ जी, हम दूसरे गांव से पानी लाते हैं। पायल और जिया प्यासी थकी हारी मटका लेकर दूसरे गांव पानी भरने के लिए निकल जाती हैं। चिलचिलाती धूप में उनके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे और उनका गला सूख रहा था। दोनों बहुओं को इतनी कड़ी धूप में पसीना बहाते देख उनके पड़ोसी गायत्री एक चालाक मुस्कान के साथ उन्हें टोकती है। अरे, बड़ी बहू के साथ साथ छोटी बहू को भी दूसरे गांव पानी भरने जाना पड़ रहा है। ननन तो मजे से किसी के साथ भाग गई और सारी सजा इन बेचारी बहुओं को मिल रही है। हाय रे किस्मत। गायत्री की बात सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है। मेरी ननन तो भाग गई है, लेकिन आपकी बेटी तो किसी के साथ भागने के लायक भी नहीं है। खा खा कर घर में भैंस हो रही है। पहले अपने घर को देखिए, फिर दूसरों को ताने मारिए। जिया की बात सुनकर पड़ोसन का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है। वो वहां से पैर पटकते हुए सीधे अपने घर की तरफ भागती है। वहीं रास्ते में जिया का जवाब सुनकर पायल अपनी हंसी नहीं रोक पाती। तुमने तो उस औरत को बहुत अच्छा मजा चखाया जिया। वो तो ऐसी ही है, उसे दूसरों को ताने मारने में ही मजा आता है। चल अब जल्दी से कुएं तक पहुंचते हैं, बहुत तेज धूप हो रही है। दोनों जल्दी जल्दी दूसरे गांव जाती हैं और दूसरे गांव से कुएं से पानी लेकर लौट ही रही थी कि आते टाइम वो रास्ता भटक जाती है।
जिया, मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भटक गए हैं। तुझे क्या लगता है? ये तो जंगल की तरफ जा रहा है। दीदी, मैं तो पहली बार आज इस गांव में आई हूँ, मुझे तो इसका रास्ता नहीं पता। मुझे लगा आपको रास्ता पता होगा। मैं सिर्फ एक बार माँ जी के साथ इस गांव में आई थी, लेकिन इस बात को काफी टाइम हो गया है। पायल और जिया रास्ता भटक कर जंगल की तरफ चलने लगती हैं। इतनी देर से लगातार चलने की वजह से दोनों थक कर चूर हो चुकी थी। तभी घने जंगल के बीच से उन्हें पानी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। साथ ही हवा का एक बेहद ठंडा झोंका उनके पसीने से भीगे चेहरों को छू कर गुजरता है। दीदी सुनिए, पानी की आवाज आ रही है और हवा भी कितनी ठंडी है। चलिए चलकर देखते हैं। जिया की बात मानकर पायल आवाज की दिशा में आगे बढ़ती है और कुछ ही दूरी पर एक सुंदर नजारा उनकी आंखों के सामने होता है। 2 हरे भरे पहाड़ों के बीच से एक साफ और सुंदर झरना बह रहा था। वहां की हवा में ऐसी ठंडक और सुकून थी कि मानो वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हों। दोनों अपने मट के नीचे रखती हैं और झरने के ठंडे पानी से अपना चेहरा धोती हैं। ये पानी तो कितना साफ और ठंडा है। मेरा चेहरा भी इसमें आईने की तरह साफ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान पल भर में गायब हो गई है। और ये पानी दूसरे गांव के कुएं से पानी से भी ज्यादा ठंडा है। और दीदी, यहाँ कितना सुकून है। चलिए थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। जिया और पायल दोनों वहाँ 15-20 मिनट बैठती हैं। झरने की ठंडक और पेड़ों की छांव उन्हें बड़ा सुकून देती है। उसके बाद वो पानी के मटके उठाकर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती हैं। घर पहुंचते ही उन्हें फिर से गर्मी लगने लगती है। उनका घर टीन की छत वाला था, जो दोपहर की भयानक गर्मी से एक भट्टी की तरह तप रहा था। हाय दया, ये गर्मी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। घर में इतनी गर्मी है कि लग रहा है कि मैं भुट्टे की तरह पक जाऊंगी। सिर्फ जिया ही नहीं, गर्मी से सुशीला, पायल और रामलाल भी परेशान थे। रामलाल का हाल ही में एक ऑपरेशन हुआ था। गर्मी की वजह से उनके घाव में दर्द और बेचैनी हो रही थी। वो पसीने से परेशान हो रहे थे। अरे ये गर्मी तो अब जान ही ले लेगी। अरे छत से मानो आग बरस रही है। मुझसे अब ये तपन बर्दाश्त नहीं होती सुशीला। पसीने से भीगी हुई सुशीला जब अपने पति को परेशान देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी साड़ी के पल्लू से रामलाल के चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती है, क्या करूँ जी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम पक्की छत बनवा लें। ये टीन की छत तो सच में भट्टी बन गई है। सुशीला को रोते हुए देखकर जिया से रहा नहीं जाता और वो पहाड़ और झरने के पास की ठंडक को याद करके सुशीला से कहती है, माँ जी, आज हम रास्ता भटक गए थे और जंगल में जो 2 पहाड़ के बीच झरना है उसके पास पहुँच गए थे। वहाँ इतनी ठंडक और सुकून थी कि क्या ही बताऊं। बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी वहाँ। हम लोग अपना घर, अपना ससुराल वहीं पहाड़ों और झरनों के बीच क्यों नहीं बसा लेते। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जिया? हम अपना घर बार छोड़कर वहाँ घने जंगल में जंगली की तरह रहेंगे। बकवास बंद कर और जाकर रसोई का काम देख। सुशीला डांट कर जिया को रसोई के काम करने के लिए भेज देती है। तभी घर के दरवाजे से आदित्य और विक्रम मायूस चेहरों के साथ अंदर आते हैं। पायल आदित्य का लटका हुआ चेहरा देखकर परेशान हो जाती है। क्या हुआ जी, आप दोनों इतनी जल्दी कैसे लौट आए और चेहरे पर ये मायूसी कैसी? कारखाने के मालिक ने आज हम दोनों को काम से निकाल दिया पायल। वो कह रहे थे कि माल की मांग कम है, इसलिए अब उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है। कल से आने से मना कर दिया है। और ऊपर से पिछले हफ्ते की मजदूरी भी नहीं दी। उन्होंने कह दिया कि जब काम आएगा तब बुला लेंगे। घर में वैसे भी राशन का एक दाना नहीं बचा है। अब हम बाबूजी की दवा और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे करेंगे? आदित्य और विक्रम की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। एक तो गर्मी और ऊपर से गरीबी की वजह से परिवार वालों की हालत बहुत खराब हो गई थी। जिया रसोई में खाना बनाने के लिए डिब्बे देखती है। माँ जी, सारे डिब्बे तो खाली हैं। रसोई में थोड़ा सा भी राशन नहीं है। अब खाना कैसे बनेगा? जिया की बात सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी सुशीला जिया से कहती है, जिया जाकर पड़ोस वाली गायत्री के घर से थोड़ा सा आटा मांग ला। तेरे ससुर जी को दवाई खानी है, उन्हें खाली पेट नहीं रख सकते। जिया भारी मन से उसी पड़ोसन के घर जाती है जिससे सुबह उसकी बहस हुई थी। गायत्री के घर का दरवाजा खटखटाने पर वो बाहर आती है और जिया को खाली बर्तन लिया खड़ा देखकर उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान आ जाती है। काकी, घर में राशन खत्म हो गया है और ससुर जी की दवाई का भी वक्त हो गया है। क्या थोड़ा आटा मिल जाएगा? अरे तुम्हारे पास तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तुम्हारी ननंद घर का सारा पैसा और जेवर लेकर भाग गई, कुछ छोड़ा ही नहीं। क्या तुम लोगों के लिए आटा तो मैं दे दूं, लेकिन बताओ तो क्या तुम्हारी ननंद सब कुछ लेकर भाग गई है? गायत्री की बात सुनकर जिया को रोना और गुस्सा दोनों एक साथ आता है।
अपना आटा और अपने ये कड़वे ताने अपने पास ही रखो। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे हाथ का दिया नहीं खाएंगे। जिया खाली बर्तन लिए वहां से लौट आती है। घर आकर जब वो सबको ये बात बताती है तो घर का माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। भूख, भयानक गर्मी, रामलाल की बिगड़ती तबीयत और बेरोजगारी, इन सब ने परिवार को तोड़ कर रख दिया था। रात हो जाती है। सब लोग सिर्फ पानी पीकर सोने की कोशिश करते हैं। अगले दिन माँ जी, ससुर जी, आदित्य भैया और विक्रम, अब बस इन लोगों से भीख मांग कर और ताने सुनकर जीने से अच्छा है हम कुछ करें। मैंने कल वहाँ जंगल में देखा था कुछ ट्रैवलिंग करने वाले पहाड़ों के पास आते जाते हैं। अगर हम उस झरने के पास जाकर रहने लगे और वहाँ आने वाले लोगों को रुकने की जगह और खाना दी तो हम अच्छी कमाई कर सकते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है जिया। वैसे भी इस भट्टी जैसे घर में बाबूजी की जान निकल रही है। वहाँ कम से कम उन्हें इस जानलेवा गर्मी से तो राहत मिलेगी। हाँ भैया, यहाँ रहकर वैसे भी भूखा ही मरना है, क्यों ना एक कोशिश करके देखा जाए। अगर तुम्हें ये सही लगता है तो चलो, क्योंकि हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। उस दिन दोपहर में पूरा परिवार अपनी एक पुरानी बैलगाड़ी में घर का थोड़ा बहुत बचा कुचा सामान लेकर उस पहाड़ और झरने के पास पहुंच जाते हैं। वहां की ठंडी हवा और पानी की कलकल आवाज जिया के परिवार के थके हुए चेहरों पर मुस्कान ले आती है। दोनों बेटे रामलाल को बैलगाड़ी से उतार कर एक पेड़ की ठंडी छांव में लिटाते हैं। सच कह रही थी जिया तू, यहाँ तो जैसे स्वर्ग की ठंडक है। तुम्हारे बाबूजी के चेहरे पर भी चैन है, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? माँ जी, मैंने और जिया ने कल वहाँ एक गुफा देखी थी। पहले हम उसे साफ करके अपना सामान वहाँ रख देते हैं। तुम दोनों गुफा की सफाई करो, तब तक हम दोनों जंगल से लकड़ी काट कर आते हैं। चूल्हा जलाने में काम आएगा। जिया और पायल मिलकर उस गुफा की साफ सफाई करते हैं। फिर पायल बाहर से बड़े बड़े 3 पत्थर लाकर पत्थरों को जोड़कर एक चूल्हा बनाती है। अच्छा हुआ दीदी जो हमने यहाँ आते वक्त बनिए की दुकान से उधार से थोड़ा राशन ले लिया। अब उसी से मैं खिचड़ी बना देती हूँ। ससुर जी के लिए खिचड़ी सबसे अच्छी रहेगी। जिया जैसे ही पत्थर वाला चूल्हा जलाती है, चूल्हे का धुआं पूरी गुफा में फैल जाता है, जिससे गुफा के अंदर उमस और गर्मी बढ़ने लगती है। अरे पायल बहू, गुफा का पत्थर तो चूल्हे की गर्मी से गर्म हो रहा है। कुछ ही देर में गुफा के अंदर इतनी गर्मी हो गई थी कि अंदर रहना मुश्किल हो रहा था। दीदी, गुफा में तो हवा आ ही नहीं रही, यहाँ तो दम घुट जाएगा। हमें अपनी रसोई के लिए कुछ और जुगाड़ करना होगा। जिया की बात सुनकर पायल को एक आइडिया आता है। एक काम करते हैं, हम दोनों जंगल से मजबूत लकड़ियां काट कर लाते हैं, फिर उसी से बाहर खुली और ठंडी जगह पर हम अपनी रसोई बना लेंगे। जिया और पायल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। वो जंगल से मजबूत लकड़ी और लचीले बेले काट कर लाती हैं। जिया और पायल लकड़ी काट ही रही थी कि तभी उनके पति भी उनके पास आते हैं। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। एक काम करो, यहाँ पर केले के बहुत सारे पेड़ हैं। आप लोग केले के बड़े बड़े पत्ते और केले तोड़ कर ले आओ। केले खाने के काम आ जाएंगे और केले के पत्ते से हम अपनी रसोई की छत बना लेंगे। आदित्य और विक्रम मिलकर केले के पत्ते और केले तोड़कर अपनी पत्नियों के साथ गुफा में आ जाते हैं। अरे भाभी, जल्दी से खाना दे दीजिए, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। भूख सभी को लगी थी, इसीलिए सभी झरने के पास ही चारपाई बिछाकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी पायल केले के पत्तों में सभी को खाना देती है। अरे केले के पत्तों में तो खिचड़ी और भी अच्छी लग रही है। खाना खाने के बाद पायल और जिया मोटी मोटी लकड़ी की बेलों से बांधकर अपनी रसोई की दीवार तैयार करती हैं और उनकी सास सुशीला केले के पत्तों को बेलों से बांधकर मजबूत छज्जा तैयार करती है। रसोई का ढांचा तैयार होने के बाद पायल और जिया मिलकर केले के पत्ते के छज्जे को छत पर रख देती हैं। पायल और जिया की रसोई को देखकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्चियों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने तो कितनी सुंदर रसोई बनाई है। ये तो कुछ भी नहीं है माँ जी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमें अपने ससुराल को ठंडा करना है। जिया पायल को इशारा करती है और दोनों झरने के पास से मिट्टी एक बाल्टी में ले जाकर गुफा को मिट्टी से लीप देती हैं, जिससे गुफा ठंडी हो जाती है। घर तो ठंडा हो गया था, लेकिन रामलाल की लेटने के लिए कोई जगह नहीं थी। बहू, तुम दोनों ने तो गुफा को ठंडा कर लिया, लेकिन हम सोएंगे कहाँ? ये जमीन तो सख्त है, यहाँ सोने से तो हमारी कमर में दर्द होने लगेगा। अरे माँ, चिंता मत करो, आपके बेटे हैं ना, हम लकड़ियों से अच्छा सा बेड तैयार करते हैं। दोनों भाई मिलकर जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और फिर उसे बेल से बांधकर बेड तैयार करते हैं। वहीं पायल और जिया घास से सुंदर सा बिस्तर तैयार करती है। अपने नए बेड को देखकर जिया के दिमाग में आइडिया आता है। पायल दीदी, जैसे हमने अपनी रसोई बनाई है उस तरह से अगर हम ट्रैवलिंग करने वाले लोगों के रहने के लिए टेंट बना दे तो कैसा रहेगा, और उसमें बिस्तर भी लगा देंगे।
भाभी, जिया बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हमें ट्रैवलिंग करने वाले लोगों से पैसा कमाना है तो हमें उनके रहने के लिए पहले जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि गुफा में तो हम रहते हैं। आप दोनों सही कह रहे हैं। चलिए हम लोग अपने टूरिस्ट के लिए टेंट बनाते हैं। आदित्य जी और विक्रम, आप दोनों लकड़ी काट कर लाइए। तब तक हम लोग केले के पत्तों का छज्जा बनाते हैं। दोनों भाई जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और लकड़ी को बेलों से बांधकर दीवार और बेड बनाते हैं। वहीं पायल केले के पत्तों का छज्जा बनाती है और जिया बेड पर लगाने के लिए घास का पेस्तर बनाती है। आदित्य, पायल जी और विक्रम मिलकर तीनों टेंट वाले घर बनाते हैं। अब तो हमें पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जिया इतना कहती है कि तभी पायल के पेट से कुड़कुड़ की आवाजें आने लगती हैं। कीले खा खा कर तो मैं परेशान हो गई हूँ और हमारा राशन भी खत्म हो चुका है, क्या ही करें। पायल ये सोच ही रही थी कि तभी उसका ध्यान झरने के पास वाली उपजाऊ मिट्टी पर जाता है। ये जमीन बहुत उपजाऊ लग रही है और झरने का पानी भी पास है। अगर हम यहाँ सब्जियां उगा ले तो हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। दीदी, झरने में तो मैंने कल बहुत सारी मछलियां भी देखी थी। विक्रम जी, आप और भैया जाकर मछलियां पकड़ कर ले आइए। आज रात हम सब भरपेट खाना खाएंगे। आदित्य और विक्रम एक कपड़े की मदद से झरने से कई ताज़ी मछलियां पकड़ लाते हैं। उस रात खुले आसमान के नीचे अपनी जुगाड़ू ठंडी रसोई में पायल चूल्हे पर मछली बनाती है। कई दिनों बाद पूरा परिवार भरपेट खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। अगले दिन, अरे जिया, जल्दी उठो, हमें सब्जी उगानी है, हमें अभी से काम करना पड़ेगा। पायल और जिया गुफा से बाहर आती हैं। बाहर का नजारा देखकर उनका मन खुश हो जाता है। फिर दोनों झरने के पास वाली खाली जमीन को नुकीले पत्थर से खोदती हैं और उसमें टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, पालक, कद्दू, लौकी के बीज बो देती हैं, जो वो गांव से अपने साथ लेकर आई थी। फिर पायल अपने खेत में पानी डाल देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मिट्टी में नमी होने के कारण सब्जियां बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। एक सुबह, दीदी, हमारी सब्जियां तो कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही हैं। बस कुछ दिनों की बात है, फिर हमारे खेत में हरी भरी सब्जियां उग जाएंगी। जिया की बात सुनकर पायल खुश होती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। पायल और जिया के खेत में सब्जी उग गई थी। दोनों बहू अब अपने खेत की सब्जियां बना बना कर अपने ससुराल वालों को खिलाने लगी थीं। ऐसे ही एक दिन सुशीला, रामलाल और उनके दोनों बेटे चारपाई बिछाकर खाना खाने के लिए बैठे थे। अच्छा हुआ बहू जो तुम हम लोगों को यहाँ इन पहाड़ों के बीच झरने के पास ले आई, वरना उस घर में गांव वालों के ताने और उस मनहूस दिन का ख्याल मेरी जान ले लेता है। अरे माँ जी, छोड़िए ना उन गांव वालों की बातें। देखिए हमारा ये नया ठंडा ससुराल कितना खूबसूरत है। इस जगह पर आने के बाद तो मेरे सारे गम दूर हो गए हैं। सुशीला और उसके परिवार वाले बातें कर ही रहे थे, तभी ट्रैवलिंग करने आए कुछ लोग पसीने से भीगे हुए उनके पास आते हैं। नमस्ते, हम सुबह से चल रहे हैं और बहुत थक गए हैं। क्या हम कुछ देर आपके इस टेंट में रुक सकते हैं? ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। जी जरूर, आप लोग यहाँ आराम से रुक सकते हैं। हम टूरिस्ट को यहाँ रुकने के लिए जगह देते हैं। इसका किराया बस 100 रुपए है। पायल की बात सुनकर राघव तुरंत अपनी जेब से 500 रुपए निकाल कर पायल को दे देता है। 500 रुपए तो कुछ भी नहीं है इस जन्नत जैसी जगह के लिए। क्या यहाँ खाने पीने का भी कुछ इंतजाम हो सकता है? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। जी बिल्कुल, हम अभी आपको एकदम ताज़ा और हेल्दी खाना बना कर देते हैं। जी और पायल अपने छोटे से खेत से ताज़ी सब्जियां तोड़कर लाती हैं। आदित्य झरने से ताज़ी मछली पकड़ कर लाता है। फिर दोनों बहू मिलकर राघव के लिए चावल, मछली और सब्जी बनाती हैं। राघव झरने के पास चारपाई पर बैठा हुआ था। पायल केले के पत्तों पर गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना परोसती है। वाह, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया। आप लोगों के हाथों में तो जादू है। राघव खाना खाकर थोड़ी देर टेंट में आराम करता है। जाते समय वो पायल को खाने के लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा खुशी खुशी देकर जाता है। देख रहे हैं आप लोग, आज हमारी पहली कमाई हो गई। अब हम लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे। पायल की बात सुनकर रामलाल और सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। आदित्य और विक्रम मिलकर एक छोटा सा काउंटर बनाते हैं जहां वो रेंट का किराया लेते थे। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ता है। जो भी टूरिस्ट पहाड़ और ट्रैवलिंग करने आते थे वो बहुओं के ठंडे ससुराल में जाकर रुकते। एक दिन एक ब्लॉगर ट्रैवलिंग करता हुआ वहां आता है। क्या मैं इस जगह की वीडियो बना सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पंकज अपना कैमरा लेता है और कैमरे में बोलना शुरू करता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि धरती पर स्वर्ग है। देखिए मेरे पीछे 2 बड़े बड़े पहाड़ों और कल कल बहते झरने के बीच बसा गरीब बहुओं का ठंडा ससुराल। इन लोगों ने बिना किसी आधुनिक मशीन के जंगल की लकड़ियों और पत्तों से ट्रेवलर्स के लिए रुकने की इतनी बेहतरीन जगह बनाई है। और यहाँ का चूल्हे पर पका देसी खाना, उफ, आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए।
पंकज की बनाई हुई वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है। वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग वहां घूमने के लिए आते हैं। ट्रैवलिंग करने वालों की तो वहां लाइन लग जाती है। मुझे भी टेंट में रहने की टिकट चाहिए। नहीं, मुझे पहले दे दीजिए। हाँ, एक एक करके आइए प्लीज। हर कोई पायल और जिया की ठंडी ससुराल में रुकना चाहता था और उन मेहनती बहुओं के हाथ का खाना खाना चाहता था। धीरे धीरे उनके पास इतने पैसे आने लगे कि वो 2-3 और पक्के टेंट बना लेते हैं। दोनों बहू की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था और अब रामलाल की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। एक रात आदित्य इमोशनल होकर पायल का हाथ पकड़ लेता है। पायल, अगर उस दिन तुम दोनों ये कदम नहीं उठाती तो आज हम पता नहीं किस हाल में होते। तुम दोनों ने इस परिवार को बचा लिया। आप दोनों के इस जुगाड़ू ठंडे ससुराल ने तो हमारी पूरी किस्मत ही पलट दी। अपने पतियों के मुंह से तारीफ सुनकर जिया और पायल दोनों को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने पतियों के गले लग जाती हैं और अपने परिवार वालों के साथ अपने ठंडी ससुराल में आराम से रहती हैं।